सो वेलकम स्टूडेंट्स विद द न्यू एपिसोड। आई होप आपने जो फर्स्ट चैप्टर जो हमने प्रीवियस एपिसोड्स में किए थे आपको वो समझ आ चुके होंगे। वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट एपिसोड। आज के एपिसोड में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा। आप अपनी बुक को देख सकते हैं जिस तरह से मैं लिखता हूँ बच्चा, मैंने आपको हमेशा कहा है अपनी कॉपी पेन निकाल लें और कॉपी पेन के साथ ही इसको लिखना शुरू करें। सो नॉर्मली आज की बात करें हम कलेक्शंस ऑफ डेटा की, तो नाम ही क्लियर है कि दैट्स कलेक्शंस ऑफ डेटा। अगर मैं बात करूं बुक की, तो बुक हमें क्या सिखाती है? बुक हमें यही सिखाएगी कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में कि किस तरह से हम अपने इकोनॉमिक्स के लिए डेटा इकट्ठा करेंगे, किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हम उसे इंटरप्रेट करेंगे। ये सारी चीजें जो होंगी वो हमारी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स हमें बताएगी। सो हम कहते हैं आज कलेक्शंस ऑफ डेटा, नाम ही क्लियर है कि डेटा को कलेक्ट करना, यानी कि आपको सबसे पहले बेसिक यानी एक लिमिटेशन हमने पढ़ी थी अपनी स्टैटिस्टिक्स की, दैट इज अबाउट द यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स ओनली। तो आज उसी के रिगार्डिंग हम बात करें। मैंने आपको उस वीडियो में बताया, अगर नहीं देखिए तो आप देखें जरूर वीडियो। जिस वीडियो में मैंने बताया था आपको प्रीवियस वन कि ये जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ही यूज कर सकते हैं, यानी कि डेटा कलेक्शन ये सब कुछ उन्हीं को आता है। अब हम भी आपको एक्सपर्ट बनाने लगे हैं, यानी कि ये कोई पढ़ाई नहीं हो रही, आपको तो एक टेक्नोलॉजी या एक फील्ड वर्क दिखाया जा रहा है कि किस तरह से सर्वे किए जाते हैं, किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें कलेक्शन ऑफ डेटा की, तो नो डाउट्स दिस चैप्टर फोकस ऑन द कलेक्शन ऑफ डेटा इंक्लूडिंग द सोर्स ऑफ डेटा एंड मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। यानी ये चैप्टर किसके बारे में है कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं और क्या क्या मेथड हैं जिसके थ्रू हम ये डेटा कलेक्ट करते हैं। सो आओ बात करते हैं सबसे पहले हम लोग अपने सोर्सेज की। तो हम सोर्सेज मतलब कहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं पहले तो हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी सोर्स एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स और प्राइमरी सोर्स दो सोर्सेज हैं हमारे पास। सोर्सेज क्या होते हैं? जहां से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को लेके, कोई भी इश्यूज को लेके अपने डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो उस डेटा को कलेक्ट करने के आपके पास दो वे हैं या टू वेज थ्रू यू कैन कलेक्ट योर डेटा। द वेरी फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सोर्स एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी सोर्स। अब नाम ही क्लियर है कि प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी होती है प्रायोरिटी, जो सबसे फर्स्ट में आती है। सो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन एंड इट ऑफर्स योर फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडीज। तो यानी आपकी जो स्टैटिस्टिकल स्टडीज है, आपकी जो स्टडी हो रही है उसके रिगार्डिंग आप जो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देगी। ये ऐसा होता है, प्राइमरी सोर्स इस तरह से होता है जब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एक पर्सन जिससे हमें डेटा चाहिए, जिसके रिगार्डिंग हमें डेटा चाहिए, जिसके रिलेटेड हो रहा है, हम डायरेक्टली उसी से बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पापा की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो मैं डायरेक्टली जब आपके पापा से बात करूं, वहां से डाटा कलेक्ट करूं, तो वो मेरा प्राइमरी सोर्स रहने वाला है। सो प्राइमरी सोर्स क्या हुआ? व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन। आसान भाषा में ये भी लिख सकते हैं, तो अपने डायरेक्ट जो सोर्स है, जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जहां से हमें डाटा चाहिए, हम डायरेक्टली जब वहीं से डाटा कलेक्ट करते हैं, सो इन दैट केस हम उसको कहते हैं दैट इज द प्राइमरी सोर्स। जबकि सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो सेकेंडरी नाम ही के लिए सेकेंड यानी कि वो डेटा ऑलरेडी कोई कलेक्ट कर चुका है एंड यू आर कलेक्टिंग दैट डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर दैट एजेंसीज। तो जैसे कि हमारे स्कूल में ऑलरेडी डेटा कलेक्ट है, यानी कि हर बच्चे की डिटेलिंग हमने कलेक्ट की हुई है। अगर कोई आदमी डीएस हेरिटेज के बारे में या स्कूल के बारे में कोई डेटा जानना चाहता है, तो वो क्लरिकल ऑफिस से आके उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन ले सकता है। लेकिन हमने उनसे पहले ही उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन ली हुई है, तो जो आदमी कलेक्ट कर रहा है बच्चे के लिए डाटा ऑफिस से, उसके लिए वो सेकेंडरी सोर्स रहेगा। सो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा की बात करें, दैट इंप्लाइज द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस व्हिच ऑलरेडी हैपेंस टू हैव कलेक्टेड द डेटा थ्रू द स्टैटिस्टिकल सर्वे। तो उन्होंने अपने सर्वे के थ्रू वो डाटा कलेक्ट कर लिया। जो आप गूगल्स करते हैं, जब आप कहते हैं पॉवर्टी रेशियोज क्या है या जीडीपी कितनी है, तो आपने कैलकुलेट नहीं किया, आपने गूगल किया, तो गूगल ने ऑलरेडी यानी कि उस सर्वे पे होके जीडीपी कैलकुलेट कर लिया और आप उसमें सेकंड पर्सन हैं। यानी फर्स्ट पर्सन ने जिसने कलेक्ट किया उसने प्राइमरी सोर्स यूज किया, बट आप उन केस में सेकेंडरी सोर्स में रहेंगे। तो क्लियर है कि दो सोर्सेज हैं, यानी कि आप अगर डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, या तो आप डायरेक्टली उस आदमी से कलेक्ट कर लें, या उससे कोई नॉन में हो, किसी ने उसको उनको इन्फॉर्मेशन दी है
तो आप वहां से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली जिनसे डेटा चाहिए आप उनसे कलेक्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे वो प्राइमरी सोर्स यूज कर रहे हैं, और अगर हम कहें कि हमने उनसे नहीं, उनके रिलेटिव या जो उनको जानते थे उनसे डेटा कलेक्ट किया है, तो दैट इज वी कॉल एज सेकेंडरी सोर्स। सो प्राइमरी सोर्स से जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। उसको क्या कहेंगे? प्राइम डेटा। जब आप सेकेंडरी सोर्स को यूज करेंगे तो हम उसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। यानी कि क्या होता है कि प्राइमरी सोर्स से जो डाटा कलेक्ट होता है उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, जब सेकेंडरी सोर्स से आप कलेक्ट करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो आपके अगर स्टडीज होती है और आपसे कोई पूछता है इन फ्यूचर कि आपने ये जो डेटा इकट्ठा किया है तो ये कौन सा डेटा है, प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है, तो यहाँ आपको कोई बताता है या आप किसी से पूछते हैं कि प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है, तो आप वो जो आंसर देगा कि नहीं ये प्राइमरी डेटा है, इट मीन्स दैट उन्होंने डायरेक्टली उनसे कलेक्ट किया है डेटा जिनके रिलेटेड जो बात थी या कोई प्रॉब्लम थी। और सेकेंडरी डेटा मीन्स कि उन्होंने डायरेक्ट उनसे नहीं लिया है, वो ऑलरेडी कलेक्टेड था और उन्होंने वहीं से कॉपी और पेस्ट करा हुआ है। बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के डिफरेंस की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा? सबसे पहले बात आएगी डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। अब आप मुझे बताएं, आप 2 मिनट के लिए सोच के देखें कि ओरिजिनल कौन सा होगा। होते तो दोनों ओरिजिनल है, बट ओरिजिनलिटी के मामले में देखा जाए तो प्राइमरी डेटा जो होगा वो ज्यादा ओरिजिनल रहेगा, क्योंकि हमने डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट किया है जिनसे हमने डाटा लेना था। अब नेचुरली अगर बात करें तो मेरे पापा का नंबर जो है वो या तो मैं दे पाऊंगा या मेरे पापा दे पाएंगे। मेरे पापा से आप लेते हैं तो डायरेक्टली वो होगा और उसमें ओरिजिनलिटी रहेगी। जबकि सेकेंडरी डेटा की बात करें उसमें ओरिजिनलिटी जो होती है वो कम रहती है। क्या पता कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। इनकम टैक्स वाले जब हमसे इंक्वायरीज करते हैं या कोई और हमें से इंक्वायरी करता है तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में, अगर हमें कहीं शंका होती है, कोई डाउट होता है, सो इन दैट केस हम उसको ओरिजिनल डेटा नहीं देते। सो हम कहते हैं कि इन द डिफरेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, तो हम डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी की बात करें तो ओरिजिनल जो होगा वो हमारा प्राइमरी डेटा होगा, जबकि सेकेंडरी डेटा हमारा ओरिजिनल नहीं होगा। सेकेंड वन इज द डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हम अपने अनुसार अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। किसमें? प्राइमरी डेटा में। अगर हम प्राइमरी डेटा के थ्रू डाटा क्लिक कर रहे हैं तो हम अपने डेटा के ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर सकते हैं। यानी हम किसी से पूछने गए और कुछ पूछा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं या वो कहाँ पे फील्ड में वर्क है, अगर वो श्रीनगर में, श्रीनगर में कहाँ है, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग कर सकते हैं। बट सेकेंडरी डेटा में हमारे पास ऑब्जेक्शंस जो होता है और ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है, हम उसमें ज्यादा फीडबैक्स नहीं कर पाएंगे। द थर्ड वन इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शंस, यानी कि डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शंस। इकट्ठा करने में जो इकट्ठा करेंगे हम डाटा अपना, उसमें प्राइमरी डेटा में ज्यादा कॉस्ट लगेगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। लेट इट भी आपके मामा दिल्ली में रहते हैं और मुझे दिल्ली में उनके हालचाल जानने हैं, कुछ उनसे इंक्वायरी करनी है, तो डेफिनेटली मुझे डेली जाना पड़ेगा, वहां से आना पड़ेगा, तो मेरा बहुत सारा खर्चा होगा कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए। वही चीज अगर मैं आपसे पूछूं जो आप कठुआ में है तो उसमें कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कम रहेगी। तो प्राइमरी डाटा जो होता है वो कॉस्टली रहता है एज कम्पेयर टू हमारे सेकेंडरी डाटा से। तो यही चीज हम बात करें तो इन्हीं के साथ हमारे डिफरेंस हैं, 3 डिफरेंस हैं। अगर आपके बुक्स में और भी डिफरेंस हैं, लाइक एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेट डेटा जो होगा वो प्राइमरी डेटा होगा, जबकि सेकेंडरी डेटा एक्यूरेट इतना ज्यादा नहीं होता। और यूनिफॉर्मिटी की बात करें, एक जैसा कौन सा डेटा रहेगा, हम प्राइमरी डेटा में फ्लक्चुएशंस कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, बट सेकेंडरी डाटा में वो पॉसिबल नहीं हो पाता। सो सबसे पहला जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है दैट इज अबाउट द कलेक्शंस ऑफ डेटा एंड इट्स सोर्सेज, यानी उसके सोर्सेज क्या है। सोर्सेज मैंने बताया कि कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, और हमने कहा 2 सोर्सेज वी हैव, फर्स्ट वन इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। तो डायरेक्टली ओरिजिनलिटी से कलेक्ट करेंगे तो प्राइमरी सोर्स कहलाएगा, और अगर हम दूसरे किसी और रिलेटेड से लेंगे तो वो सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका है हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड। यानी कि ये तो समझ आ गया हमें कि सर 2 डेटा होते हैं, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से हम कलेक्ट करते हैं। जो अब बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट द बेसिक डेटा कैसे कलेक्ट किया जाए, डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है। हम कहते हैं सबसे पहले अगर बात करें 4 डिफरेंट मेथड्स वी हैव जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। लिख लें आप कॉपी में। द वेरी फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, second one is indirect oral investigation, third one is information from local sources or correspondent, and the fourth one is information through questionnaire and schedule.
आज इस वीडियो में हम अपना पूरा का पूरा टॉपिक तो क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी लेंथी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही चीज को देखिए 4 डिफरेंट मेथड्स वी हैव थ्रू विच वी कैन कलेक्ट ओवर डेटा। यानी अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले बात करें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, देन आफ्टर इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट, एंड लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे। जैसे अब मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की DPI। देखो बच्चे मैं भी लिख रहा हूँ, देखो मैं भी साथ साथ लिख रहा हूँ, प्लीज आप भी लिखना शुरू करें क्योंकि अगर बुक्स में अवेलेबल है बुक्स को भी खोल के रखें, बुक्स को देखें, इस वीडियो को देखते देखते अपनी बुक्स को भी देखें और दोनों को देखते हुए अपना काम स्टार्टअप करें। सो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, नाम ही क्लियर है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करनी कैसे, डायरेक्टली जाके, किससे, पर्सनली जाके जिस आदमी की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिस बच्चे के बारे में या आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो जब आप डायरेक्टली मुझसे आके पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इसको कहते हैं हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ, जहां पे 2 लोग, अभी यहाँ पे एक टर्म दे रहा हूं मैं आपको जो कि आपने पहले नहीं सुनी होगी बट उसका है, एक होते हैं इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, एक होता है इन्वेस्टिगेटर और दूसरा होता है इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट वो होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है, इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अगर आप मेरे बारे में डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं तो इन दैट केस आई एम द इन्फॉर्मेंट और आप जो इकट्ठा कर रहे हैं आप हैं इन्वेस्टिगेटर। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द इन्वेस्टिगेटर एंड द इन्फॉर्मेंट। तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, इन्फॉर्मेंट के पास जाके डायरेक्टली इकट्ठा करता है अपना डेटा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में चाहिए आप डायरेक्टली आके जब मुझसे बात करेंगे, तो आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच द डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। इन अदर वर्ड्स द इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन। बस इतनी तक की डेफिनेशन रखें, आप लिख सकते हैं जो मैंने बोला, आपकी बुक में भी इजीली अवेलेबल होगा, TRJN परचेज कर लें, सारी की सारी वहां पे लाइंस मिलेंगी, अपनी कॉपीज पे इसको राइट डाउन कर लें। तो DPI डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के हम डेफिनेशन के बाद आगे बात करते हैं आगे। सो हम इस मेथड में अब 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज सुटेबिलिटी, सेकंड वन इज मेरिट एंड द थर्ड वन इज डीमेरिट। जैसे जैसे हम अपने 4 मेथड जिनके नाम मैंने आपको बताए, अगर हम चारों मेथड्स की बात करें, हम चारों मेथड्स में यही चीज करेंगे, उनकी सुटेबिलिटी देखेंगे, उनके मेरिट्स देखेंगे, उनके डीमेरिट्स। यानी कि ये मेथड यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे सुटेबल रहेगा, क्या इसके मेरिट्स रहेंगे और इसके क्या डीमेरिट्स रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की सुटेबिलिटी की। सर ये मेथड कहाँ सूट करेगा, यानी कि अगर मैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ तो मैं इसको कब यूज करूँ। सबसे पहले अगर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, दैट द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज। यहाँ पे कुछ लोग, लिमिटेड एरिया होगा, जैसे आपके मोहल्ले की बात करें, आपके 5-6 घर की बात करें, तो वहां पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना सही रहेगा, सुटेबल रहेगा। बट अगर आप सोचते हैं मैं पूरे वर्ल्ड के लोगों की डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तो शायद जिस आदमी को आज आपने जिस आदमी से डेटा इकट्ठा किया और पूछा आपकी एज क्या थी, और जब आप पूरे दुनिया का डाटा इकट्ठा कर लेंगे हर एक इंडिविजुअल के पास जाके, तो शायद 10 से 20 या 30 साल लग जाए। तो जो आपके डेटा में जिस आदमी की एज 10 थी वो 30 हो चुकी होगी, यानी आपका डेटा पूरा खराब हो जाएगा। तो सुटेबिलिटी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आप तभी यूज करें जब क्या होगा, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होगा स्मॉल होगा। दूसरी सुटेबिलिटी की बात करें, सुटेबल कहाँ रहेगा, अ ग्रेट डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा इज रिक्वायर्ड। जब आपको अपना डेटा ओरिजिनल चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल उसमें कोई कमी पेशी हो, आप चाहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन मिले जो कि एग्जैक्ट है, तो ऐसे टाइम पे भी आप अपने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज करेंगे। देन द थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। जब आप चाहते हैं कि मेरा डेटा लीक ना हो, ये बिल्कुल सीक्रेट रहे, तो इन दैट केस भी ये सुटेबल रहता है ये मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फोर्थ बात करें, एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। जब आपकी डेटा की एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, आपको बिल्कुल सही चाहिए डेटा, आपको गलत नहीं चाहिए, तो आप कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एंड द फिफ्थ वन इज व्हेन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट इज रिक्वायर्ड। जब आपको इन्फॉर्मेंट जिससे आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, जरूरी है आप उसके पास जाके ही डाटा इकट्ठा करेंगे। कुछ क्राइटेरियाज ऐसे होते हैं जहां पे आपको विटनेस या डायरेक्टली उनके पास जाना पड़ेगा,
तो ये मेथड जो है आपके लिए सूटेबल रहेगा। सो सूटेबिलिटी अगर आती है तो आप नॉर्मली ये 5 लाइन्स को लिखें, तो इन्हीं 5 लाइन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मेरिट्स की बात करें तो कहाँ पे डायरेक्ट जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है इसके क्या फायदे हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले बात करें ओरिजिनलिटी की, तो क्लियर है कि अगर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डायरेक्टली जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो हमारा डेटा जो होगा वो ओरिजिनल रहेगा। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट की बात करें, दैट इज अबाउट द एक्यूरेसी। इस डेटा से हमें एक्यूरेसी डेटा मिलेगा, यानी कि हमारा डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ये इसके मेरिट्स हैं। अच्छी बात है कि हमें डेटा जो होगा वो एक्यूरेट मिलेगा। इसी के साथ थर्ड वन बात करें अबाउट द रिलायबिलिटीज। रिलायबिलिटीज होती है विश्वास लायक, यानी कि हम जिस पे क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली उस आदमी से या आप डायरेक्टली मेरे से डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको विश्वास है, ट्रस्ट है, बाय ये है, रिलायबिलिटीज है, विश्वास कर सकते हैं कि ये जो डेटा है वो ओरिजिनल है, एक्यूरेट है, क्योंकि आपने उसी से डाटा इकट्ठा किया है जिससे आप वो लेना चाहते थे। द फोर्थ वन इज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आप अगर डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आपकी जगह कोई और जाता है या आप किसी और से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि वो उतने ही डेटा दे पाएगा जितना कि वो जानता है। बट आप जिसके बारे में डाटा जानना चाहते हैं, जैसे कि आप मेरे बारे में पूछें, सर आपकी स्कूलिंग कहाँ थी, आपके सब्जेक्ट्स क्या ऑप्ट किए, आपका टीचर कौन था, आपका मैथ टीचर, इकोनॉमिक्स टीचर कौन था, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट्स में की, तो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्त भी नहीं जानते होंगे जितना हम जानते हैं। तो आप अगर हम मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन दैट केस आपको और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। देन द फिफ्थ वन इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी एक जैसा, दैट इज अबाउट द सिमिलर, दैट इज होमोजीनियस, एक जैसा, दैट देयर आर फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि जैसा डेटा आपको चाहिए, एक जैसा आप सब लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं, जैसी आपकी प्रॉब्लम है, आप हमारे सारे टीचर्स की क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो आप पर्सनली सारे टीचर से कांटेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको यूनिफॉर्मिटी रहेगी, आप सबसे एक जैसे सवाल, एक जैसा डेटा इकट्ठा कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज अबाउट द इलास्टिक। इलास्टिक मतलब चेंजेबल। आप डायरेक्टली मेरे पास आते हैं और आप पूछते हैं सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने मास्टर्स किस में की, आपके मास्टर्स में क्या सब्जेक्ट थे, कितने सेमेस्टर्स थे, क्या परसेंटेज थी, इस सब्जेक्ट में कितनी थी, आप उसको कितना भी खींचना चाहें लाइक इलास्टिक खींच सकते हैं और मैं सारे आंसर्स दे पाऊंगा। बट अगर यही चीज आप मेरे रिलेटिव से पूछेंगे, मेरे दोस्तों से पूछेंगे, तो वो इलास्टिक नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेरे बारे में इतना जानते नहीं होंगे। So that this method is fairly elastic because by the investigator can always make necessary adjustment in his set of questions. वो कुछ भी अकॉर्डिंग टू अपने क्वेश्चंस, अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो दीज आर द मेरिट जो कि हमें एडवांटेज है, अच्छी बात है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस में हम बात करें तो हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस में ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं, मेरिट्स रहते हैं। जबकि डीमेरिट्स की बात करें तो डेफिनेटली सबसे पहला डीमेरिट्स आता है डिफिकल्टी टू कवर वाइड एरिया, कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में सर इतना वाइड एरिया हम कवर नहीं कर सकते, यानी इतना बड़ा एरिया जो होगा, लाइक वर्ल्ड की बात करें, इंडिया की बात करें, स्टेट की बात करें, आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नहीं जा सकते। तो ये वाइड एरिया जो है कवर करने के लिए बना नहीं है, तो आप इस मेथड को नहीं यूज कर सकते, जो इसका क्या रहेगा, डीमेरिट। सेकंड डीमेरिट इज देयर पर्सनल बायस, इसमें पार्शियलिटी भी की जा सकती है। ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में पार्शियलिटी इस तरह से होती है कि अगर मैं आपका नोन हूं तो आप मेरे बारे में अच्छा लिखेंगे या मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे, जब आपके कोई नोन में नहीं होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बट याद रखना कि पर्सनल बायस जो होता है डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं। अगर कोई इनकम टैक्स का रिगार्डिंग मेरे से कोई पूछता है तो डेफिनेटली मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शायद प्रॉपरली ना दूं, क्योंकि चाहे वो डायरेक्टली आया, मैं पार्शियलिटी कर सकता हूँ, मैं अपनी इनकम कम बता सकता हूँ। बट अगर कोई मेरी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछे, कोई मेरे पेरेंटेज के बारे में पूछे, तो डेफिनेटली उसमें पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। सो दैट इज डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव, दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव, द ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, किस तरह से आप क्वेश्चन उनके पूछ रहे हैं। द थर्ड वन इज अ कॉस्टली। मैंने बताया था कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कॉस्टली होता है, आपको डायरेक्टली मेरे तक अप्रोच करना पड़ेगा। अगर 100 लोगों को डाटा आपने इकट्ठा करना, 100 लोगों तक जाना, उनके लिए प्रिंट आउट करना, बहुत सारी चीजें ये आपके लिए कॉस्टली रहने वाली है। एंड द लास्ट वन इज अ लिमिटेड कवरेज। तो इसकी कवरेज लिमिटेड होती है, एक्सेस जहां पे हमारा होगा हम उधर तक ही पहुंच पाएंगे। अगर आप नरेंद्र मोदी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे और करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। सो डीमेरिट है इसका, लिमिटेड कवरेज भी रहता है। अब बात करेंगे अगले इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट।
सो अब बात करें हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशंस की, तो क्लियर है दैट इज द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। यानी उस आदमी से हम बात नहीं करेंगे, हम किससे बात करेंगे, जो भी उससे रिलेटेड पर्सन होगा जिससे हम डेटा इकट्ठा कर पाएंगे। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन नाम ही है इनडायरेक्ट, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट, ओरल, ओरली बात करके, और इन्वेस्टिगेशन। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, बट आप डायरेक्टली मुझसे नहीं पूछ रहे, आप मेरे कोलीग से, आप मेरे फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर से मेरे बारे में पूछ रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि सर दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें भी अगर बात करें तो हमारे पास सूटेबिलिटी, मेरिट्स और डीमेरिट्स रहेंगे कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहाँ पे सूटेबल रहेगा, इसके मेरिट्स क्या रहेंगे और इसके डीमेरिट्स क्या रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सूटेबिलिटी के साथ। दैट दिस मेथड इज सूटेबल पर्टिकुलर व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिलेटिवली लार्ज। जब क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा, बहुत लंबा होगा, बहुत बड़ा होगा। कोई लोग दिल्ली रहते हैं, कोई केरला रहता है, कोई बेंगलोर, कोई अमेरिका, तो इट्स नॉट पॉसिबल आप डायरेक्टली उनसे मिलें। तो बेटर है आप उनके नोन में जो हैं आप उन्हीं से डेटा इकट्ठा कर पाएंगे। सेकंड वन इज इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेंट। जब आपके पास पॉसिबल नहीं है आप उससे डायरेक्टली मिलें, यानी कि अगर कोई आदमी अमेरिका में है, कहीं बाहर रहता है और आपके इजी टू एक्सेस नहीं है, तो इन दैट केस ये मेथड जो रहेगा आपके लिए काफी सुटेबल रहेगा। द थर्ड वन इज द कंसर्न इन्फॉर्मेशन आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी। कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते, आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, बट आपको डेटा ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो आप इस केस में भी ये मेथड यूज कर सकते हैं। यानी आप उन आदमी से बात ना करने के बजाय आप किसी और आदमी से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। द फोर्थ वन इज इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स गिव इंफॉर्मेशन। यानी कि आपकी इन्वेस्टिगेशन इतनी ज्यादा है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी इतनी कॉम्प्लेक्स में है कि अगर आप लेट इट भी उन आदमी से पूछना चाहें और वो आपको आंसर अनएबल टू एक्सप्लेन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लेट इट भी केरल जाते हैं, या आप बेंगलोर जाते हैं, या वेस्ट बंगाल जाते हैं, तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज अलग है। आप बहुत से एक ओल्ड एज जो कि 104 या 105 साल का है और आप उससे कॉन्टेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको मलयालम या उर्दू या तमिल या कोई उनकी लैंग्वेज नहीं आती लोकल, और उनको हिंदी नहीं आती है। तो इन दैट केस जहाँ पे आप लोगों को एक्सेस ही नहीं हो पा रहा, तो आप किसी रिलेटेड पर्सन को ही यूज करेंगे कि ये क्या कहना चाहती है। अब देखिए उसने तमिल में कुछ बोला, आपको तो पता ही नहीं उन्होंने क्या बोला, तो वो इनडायरेक्टली तो कुछ भी बता सकता है, तो हम इसको कहेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आप क्या कर रहे हैं, उनसे डायरेक्टली नहीं पता कर रहे, आप उनके रिलेटिव नोन में जो हैं उनसे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सो दिस मेथड इज यूज बाय द गवर्नमेंट और द नॉन गवर्नमेंट कमेटीज एंड कमीशन। ज्यादातर ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो है जितने भी कमेटीज और कमीशन होते हैं यही मेथड को यूज करते हैं। मेरिट्स की बात करें अगर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स की, द वेरी फर्स्ट वन इज अ वाइड कवरेज। तो ये बहुत ज्यादा एरिया कवर कर सकता है, यानी बहुत ज्यादा एरिया कवर करने का मतलब आप यहाँ पे बैठे हुए गूगल कर सकते हैं, किसी को टेलीफोनिकली पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा एरिया कवर करने के लिए फैसिलिटेट रहता है। सेकंड वन इज लेस एक्सपेंसिव। आपको केरल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही उसके बारे में जान सकते हैं। आप फोन कर सकते हैं, आप किसी रिलेटिव जो उसके नियर बाय है आप उनसे पूछ सकते हैं, तो आपका ये जो है वो कॉस्टली नहीं रहने वाला। थर्ड वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन। यूजिंग दिस मेथड एंड इन्वेस्टिगेशन कैन बी यूज ओपिनियन बाय द एक्सपर्ट्स ओनली। यानी कि इसमें मैंने आपको बताया कि कभी कभी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी इन्वेस्टिगेशन रहती है कि वो आपको आंसर ना दे पाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो भी आपके नियर बाय एक्सपर्ट्स हैं आप उनकी हेल्प लेके उनके डाउट्स, उनकी क्वेरीज, उनके इन्वेस्टिगेशन जो है वो फॉलोअप करके आप उनसे डेटा ले सकते हैं। फोर्थ वन इज अ फ्री फ्रॉम बायस। इसमें पार्शियलिटी नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूँ पार्शियलिटी होती है इसमें, क्योंकि दैट इज डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसा है, तो डेफिनेटली अगर आप पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी के बारे में पूछेंगे तो वो बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगी, वो पार्शियलिटी कर लेंगे। बट अगर कोई सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर ऑब्जेक्टिव आपका ठीक होगा, वो कहाँ गए हैं, आपके फ्रेंड्स या नियर बाय नेबर्स कहाँ गए हैं उनको पता होगा, तो शायद इस केस में आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाए। तो फ्री फ्रॉम बायस इसमें ना लिखें, ये मेरिट्स पॉइंट बनता भी है और नहीं बनता, दैट इज डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जेक्टिव। द लास्ट वन इज सिंपल। दिस इज क्वाइट सिंपल मेथड। इसमें आपको करना ही कुछ नहीं है, जो आपके उसके नोन में होगा, जो भी आपकी रेफरेंस होगी, आप डायरेक्टली उनसे ये डेटा सारा इकट्ठा कर पाएंगे। सो दैट दिस इज रिलेटिवली अ सिंपल अप्रोच ऑफ कलेक्शन डेटा। डीमेरिट्स की बात करें, द वेरी फर्स्ट वन इज द लेस एक्यूरेट।
लेस एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम ओरिजिन से नहीं, आप कोई उनके नोन से बात करें। जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियसली कि डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं सब चीज़ें आपको डिटेल में बता पाऊंगा, बट अगर आप मेरे दोस्त से पूछेंगे कि मैंने कितने 2019 में या 2017 मैंने क्या क्या किया, तो वो एग्जैक्टली वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। तो सेकंड वन इज अ बायस। बायस्ड की बात करें तो वो पार्शियलिटी, जैसे हमने मेरिट्स में लिखा फ्री फ्रॉम बायस है, यहाँ पे लिखा बायस। ये बायस्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्टिव, आपके क्वेश्चन क्या है, आपके टॉपिक क्या है, किसके रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसको लेते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस ऑफ द विटनेस गिवन इन्फॉर्मेशन। द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज अ डाउटफुल कंक्लूजन। इसका जो कंक्लूजन रहेगा वो डाउटफुल हो सकता है। द रीजन बिहाइंड दैट, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है, तो आप ये लिख सकते हैं इसमें कि इसका जो कंक्लूजन रहने वाला है वो डाउटफुल रहेगा। इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की सूटेबिलिटी, मेरिट्स और डीमेरिट्स को लिख पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज देयर द टॉपिक दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। हल्की सी चीज़ आपको बता दूं बच्चा, जो मेरिट्स जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के हैं वो डीमेरिट्स हैं हमारे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के, और जो डीमेरिट्स हमारे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हैं वो मेरिट्स हो जाएंगे। यानी एक के मेरिट दूसरे के डीमेरिट्स हैं और दूसरे के डीमेरिट पहले के मेरिट्स हैं। तो इसी तरह से अगर इनकी डिफरेंस की बात करें तो पहली बात आती है ओरिजिनलिटी की। तो डेफिनेटली डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो ज़्यादा ओरिजिनल होगा एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। एक्यूरेसी की बात करें तो ज़्यादा एक्यूरेट हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होगा इंस्टेड ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। साथ ही साथ कॉस्ट की बात करें तो DPI ज़्यादा कॉस्टली होगा एज कम्पेयर टू हमारे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। साथ ही साथ अगर हम और बात करें दैट इज अबाउट द सिंपल, तो ये जो है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा, जबकि सिंपल रहने वाला हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। एरिया की बात करें, कवरेज ऑफ एरिया, तो DPI जो है वो स्मॉल एरिया कवर करता है, जबकि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कवर करता है हमारा वाइड एरिया। सो इस तरह से आप इनके डिफरेंस भी बना सकते हैं। तो दीज आर द टू डिफरेंट मैथड्स थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट और डेटा अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। या तो आप मेथड यूज करें डायरेक्ट पर्सनल, या तो आप करें इनडायरेक्ट मेथड। जैसे हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो में बोला था कि आप लोग क्या करेंगे, जब हम बात करते हैं कलेक्शंस ऑफ डेटा की, तो हम इस चैप्टर में दो चीजें पढ़ने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज सोर्स एंड द मेथड थ्रू विच वी कैन कलेक्ट ओवर डेटा। और हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें हमने आज 2 मेथड्स को डिस्कस किया। आई होप ये सारा का सारा मटेरियल आपकी बुक्स में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बुक वीडियो को फिर से देखें, स्किप ना करें, बुक्स को खोलें। हर डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, आपकी बुक्स में भी ऐसे ही लिखी होगी। तो आप एक काम कर सकते हैं, अपनी बुक्स के थ्रू आप स्टडी मटेरियल बनाएं, कॉपीज बनाएं, मेरिट डीमेरिट लिखें। और जल्दी मैं जब ये चैप्टर खत्म करूंगा तो डेफिनेटली आपका टेस्ट होगा, जैसे हमने अपना फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लिया था। तो नॉर्मली यही वीडियोस हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे, आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियोस हमारे यूट्यूब पे सिर्फ 2 या 3 एपिसोड्स तक ही रहती है, उसके बाद हम इसको हाइड कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, ये ताकि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि अगर मैंने आज वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियोस हाइड कर दी जाएगी, और हाइड हो जाएगी या प्राइवेट हो जाएगी तो आप ये वीडियो नहीं देख पाएंगे। सो कोशिश करें जब तक हमारे अगले 2-3 एपिसोड आते हैं, और प्रीवियसली बात करूँ तो वो एपिसोड्स आते हैं, तो मैं 1 बाय 1 वो प्राइवेट भी करता चला जाऊंगा, ताकि ये बच्चा इजी टू एक्सेस ना रहे। वो ये ना सोचे, अगर बच्चे सोच रहे हैं कि वीडियोस तो चल रही है यूट्यूब पे, मैं अगले महीने देख लूंगा, तो बेटा ये समझ लें कि ये वीडियो आपको एक्टिव करने के लिए हैं, आपको समझाने के लिए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं इजी टू एक्सेस हो जाएगा। आप जब मन करे आप तब पढ़ें। मैं ये करने वाला हूँ कि जब भी आपकी ये 2 वीडियोस आएंगी, 3 होंगी, तो पहली वाली को हम प्राइवेट करते चले जाएंगे। तो यानी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपसे छूट जाएगी। हाँ, आपकी डाउट क्लास के टाइम पे मैं ज़रूर उसको पब्लिश कर पाऊंगा, लेकिन आपको एक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। आज की हम अपने टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। अभी आप मेरे को फटाफट से जो आपने समझा है इसके लिए लिख के कॉपी अपनी ज़रूर सेंड करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।